बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार वाले पेपर में अपन अवधारणाओं वाली इकाई में सेकेंड इकाई में अपन ने शुरू किया था पाठ। और उसमें स्वतंत्रता के बारे में सबसे पहले जानना शुरू किया था। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का महत्व क्या है राजनीति विज्ञान में, लोकतंत्र के लिए किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, इन सब बातों की जानकारी ब्रॉडली विस्तृत रूप से ली थी। इसके पश्चात स्वतंत्रता पर जो विचार हैं उनके बारे में जानना शुरू किया था। और ये मैं वापस बता दूं, स्वतंत्रता मूल रूप से जो है वो दो प्रकार की दो आयाम हैं, दो डायमेंशंस हैं स्वतंत्रता के। एक तो नकारात्मक शक और दूसरा सकारात्मक। जो नकारात्मक भाव है, इस पर मैंने कहा था कि जीएस मिल के विचार, यानी कि जो स्वतंत्रता को निर्बाध मानता है, राज्य की ओर से किसी प्रकार के प्रतिबंध के विरुद्ध खिलाफ है, वो विचार जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता का है। यानी स्वतंत्रता एक प्रकार से व्यक्ति के लिए आवश्यक है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं को महसूस कर सकता है बिना राज्य की सहायता मदद के। तो ये जो विचार है जीएस मिल का, ये नकारात्मक विचार है। और इसके साथ ही जीएस मिल के साथ ही अन्य जो कई सारे राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने भी एक प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। जो स्व-विषयक और पर-विषयक का सिद्धांत था जीएस मिल का, लगभग उसी लाइन पर बाद में हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के उदारवादी एजिया बर्लिन या मैकफर्सन, है ना, इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का एक प्रकार से व्यक्तिवादी, जिसको नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्तिवादी स्वतंत्रता भी कहते हैं, जिसके आधार पर व्यक्तिवाद की विचारधारा विकसित हुई, उसका प्रतिपादन इन्होंने किया। यद्यपि ये स्वतंत्रता जो है कुल मिलाकर ये बहुत आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में संभव नहीं है इस तरह की निर्बाध स्वतंत्रता। लेकिन ये जो पूंजीवाद का आगमन हुआ और खासकर जो इस तरह के निर्बाध स्वतंत्रता के विचारकों में और पूंजीवाद के प्रारंभिक विचारकों में एडम स्मिथ का नाम आता है, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। और इस निर्बाध स्वतंत्रता के सिद्धांत के अंतर्गत ही जो निर्बाध आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके आधार पर पूंजीवाद विकसित हुआ। तो इसलिए ये जो है ये एक प्रकार से नकारात्मक भाव है और इन विचारकों ने इसका ये समर्थन किया। इसके बाद कुल मिलाकर सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत आता है, जो लास्की, टीएच ग्रीन, बोसांके जैसे विचारकों ने प्रतिपादित किया। और इन विचारकों का कुल मिलाकर ये कहना था कि स्वतंत्रता निर्बाध नहीं हो सकती, स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती, और राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्रता सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए गारंटी देने की देने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य की है। इसलिए राज्य की आवश्यक भूमिका, इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, बल्कि एक राज्य आवश्यकता है इस स्वतंत्रता की गारंटी के लिए। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये उदाहरण गिनाते हैं, जैसे बात की भी उदारवादी के इन्हीं स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी के लिए बाद में मौलिक अधिकारों में भी स्वतंत्रता और समानता को शामिल किया गया। तो स्वतंत्रता के साथ समानता भी इम्पोर्टेंट है, ये कहा गया सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादकों के द्वारा। और इसलिए ये कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के मूल में जो है वो सीमित और स्वतंत्रता का सिद्धांत है। तो ये इसके इसके ऊपर सबसे पहले लास्की के विचारों को भी देखते हैं और ग्रीन के विचार को भी देखेंगे। लास्की ने अपने जो एक प्रसिद्ध रचना है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, उसमें स्वतंत्रता की बात, लोकतंत्र की बात की है। और खासकर बाद में जो लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 में जो लिखित किताब थी, उसमें उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा बड़ा समर्थन किया है। लास्की, जैसा कि मैंने पहले बताया, कहते हैं कि स्वतंत्रता कुल मिलाकर उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास की संपूर्णता को हासिल कर सके, है ना। और ये सबके लिए है, ये विशेषाधिकार का अभाव है कुल मिलाकर। तो विशेषाधिकार यानी कि का अभाव, यानी सबके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता के साथ समानता भी इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है,
ये राज्य के द्वारा ही नियमित और नियंत्रित सीमित किए जा सकते हैं जनहित में। और जहां जनहित की बात आती है, सीमित स्वतंत्रता की बात आती है, तो कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत शुरू होता है। इसी प्रकार टी एच ग्रीन वो सकारात्मक स्वतंत्रता के एक प्रबल पक्षधर रहे। और ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव है और न ही मनमानी करने की छूट। हस्तक्षेप का अभाव केवल नकारात्मक स्वतंत्रता होगी, और यदि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने की छूट से लिया जाए तो उसमें उच्च श्रृंखलता हो जाएगी, यानी कि जिसको कि स्वच्छंदता कह सकते हैं। और यह स्वच्छंदता फिर कुछ लोगों की का विशेषाधिकार बनकर बनकर रह जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता के दो लक्षण हैं। एक स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्य करने की सुविधा है, और दूसरा यह सकारात्मक होती है, अर्थात यह हस्तक्षेप का अभाव नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियां और वातावरण की उपलब्धि है जिससे व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके। और इसलिए टी एच ग्रीन ने जो है वो अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता को और भी ज्यादा विस्तृत रूप में इसको समझाया है। और ग्रीन का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, और हम उसे भी स्वतंत्रता नहीं कह सकते जब एक व्यक्ति या कोई वर्ग दूसरे की स्वतंत्रता की बलि देकर अपनी स्वतंत्रता का ही सिर्फ की गारंटी चाहता है ना। तो यहाँ जो है वो ग्रीन का सीधा सीधा मतलब समानता से है, यानी सबके लिए है ना। और ग्रीन का मानना है कि चूंकि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, नैतिक राज्य के नैतिक सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया ग्रीन ने, हम जैसे कि हम जानते हैं। तो मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, और उसका जो अल्टीमेट जो परम उद्देश्य है वो अन्य प्राणियों एवं समाज का हित सुरक्षित रखना है। तो ऐसे में व्यक्ति सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की बात नहीं करेगा, बल्कि उसे सभी समाज में सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की चिंता रहेगी। और इसलिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाली सद इच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता स्वतंत्रता हो सकती है। और स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं है, यह भी ग्रीन ने कहा। जैसा कि कई सारे उपयोगितावादी या व्यक्तिवादी विचारक मानते थे, चाहे वो जेएस मिल हो या जेरेमी बेंथम हो या एडम स्मिथ हो, ये नकारात्मक नहीं है बल्कि सकारात्मक है। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, बल्कि राज्य तो स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों की गारंटी देता है, उसकी गारंटी जिम्मेदारी से उसको इंश्योर करता है, उसको लागू भी करता है। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता का विरोध किया। इसी प्रकार बोसांके बोसांके ने जो है उन्होंने भी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। और बोसांके की जो स्वतंत्रता है वो रूसो, कांट और हिगेल और ग्रीन इन सबके स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित है। और इसलिए बोसांके जो है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता के किसी सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, और कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें वह अनेक यातनाओं, दबावों, नियंत्रणों, दमन और पराधीनताओं के होते हुए भी कुल मिलाकर अपने आप को केवल अपने वश में होना मानता है। एक व्यक्ति जो दास नहीं है वह एक स्वतंत्र नागरिक है, यह आवश्यक नहीं है, ऐसा बोसांके का कहना है। और एक व्यक्ति दास से अधिक होकर भी स्वतंत्र नागरिक से कम हो सकता है। इसलिए बोसांके की इस कथन पर सीधा सीधा जो है वो रूसो का प्रभाव दिखता है कि एक व्यक्ति राज्य का नागरिक बनकर ही स्वतंत्र हो सकता है, यानी सामान्य इच्छा की पालना करना ही होगा, कि करनी ही होगी, ये मानता है। और बोसांके फिर से लास्की की तरह ही कहते हैं, स्वतंत्रता ऐसी अवस्था और परिस्थितियों का निर्माण है जो व्यक्ति को उसका सही सार्वभौमिक व्यक्तित्व प्रदान करती है ना। इसीलिए बोसांके इसे उच्च प्रकार की स्वतंत्रता या नैतिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। और बोसांके कहते हैं कि स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वयं की उपलब्धि है, और स्वतंत्रता की पूर्ण स्थिति वह है जिसमें हम पूर्ण रूप से स्वयं को उपलब्ध कर लेते हैं, है ना। एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वह है जो अपने आप को की इच्छा करती है। तो ये जो एक्चुअल और रियल विल की रूसो रूसो का सिद्धांत था, उसको बोसांके ने उससे प्रेरित होकर ही अपनी स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उसमें यह भी सामने आया कि वो अपनी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे राज्य जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और वो जो है राज्य उसकी आज्ञा का पालन करना इसलिए व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि राज्य जो है कुल मिलाकर व्यक्ति की इच्छाओं, सद इच्छाओं, यानी कि
जो रियल विल है उस जो एक्चुअल यानी कि जो रियल विल है, आदर्श इच्छा है, उसकी इच्छाओं का ही एक योग है। तो ये बोसांके का कहना है। ये इन तीन विचारकों के स्वतंत्रता पर विचार से स्पष्ट है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीति विज्ञान में एक प्रमुख विवाद का विषय रहा है। अब इसके पश्चात बच्चों हम राज्य के स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे, विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करेंगे। इसमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रता हो सकती है, चाहे प्राकृतिक स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, नागरिक स्वतंत्रता हो, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि प्रकार की स्वतंत्रता हो। इन सब का विस्तार में इनकी इनकी चर्चा करेंगे। और फिर स्वतंत्रता की गारंटी कैसे दी जा सकती है, स्वतंत्रता किस प्रकार से आधुनिक काल में, आधुनिक राजनीतिक युग में सुरक्षित संरक्षित रह सकती है, इसके बारे में भी अपन देखने का प्रयास करेंगे।